हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 6.2 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब असल कहानी शुरू होने जा रही है परमुटेशंस की। स्टूडेंट असल में परमुटेशंस क्या है स्टूडेंट? अरेंजमेंट है। क्या है? अरेंजमेंट। किसी चीज़ को हम कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे परमुटेशन के अंदर। क्लियर? अब ये परमुटेशन देखिए, सबसे पहले हम परमुटेशन या कॉम्बिनेशन जो भी पढ़ें उसमें काउंटिंग प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अब ये काउंटिंग प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट? काउंटिंग किसे कहते हैं सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो काउंटिंग ये क्या है? एक प्रोसेस है, अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स सेट की बात करें, कोई भी सेट हो सकता है। क्लियर है? कंटेन्ड इन अ सेट इज कॉल्ड काउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ए सेट है और उसके अंदर एलिमेंट्स जैसे कि A1, A2, A3, A4 ये इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। अब अगर मैं उसको काउंट करना चाहूँ, उस सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि A1, A2, A3, A4 कितने होगा? 4 एलिमेंट्स हो गए। तो इसका मतलब ये हम बोलेंगे कि ये हमने काउंट किया, तो उस सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं हम इसको लिख देंगे, तो वो हमने काउंट किया है। दैट इज काउंटिंग। क्लियर? द सिंबल, अब हम कोई भी सेट हमने मान लिया ए। क्लियर? अब जिसके अंदर कि हम एलिमेंट की जब बात करेंगे, मतलब सिर्फ उसकी काउंटिंग से हमें लेना देना है। उस सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं सिर्फ हमें उससे लेना देना है कि वो कितने हैं, 5 है, 10 है, 20 है। वो एलिमेंट्स कुछ भी हों, लेकिन सिर्फ हमें क्या चाहिए? उनकी तादाद चाहिए कितनी है। भले ही उसके अंदर एलिमेंट्स कुछ भी हो, सिर्फ हमें उसकी तादाद से लेना देना है। उसको काउंट कर लेंगे कितने हैं। क्लियर? उसको डिनोट करने का हमारे पास तरीका क्या है कि हम अगर ए सेट है तो उससे पहले आप ओ लगा देंगे। ओ असल में हमें क्या बताएगा? उस सेट की काउंटिंग बताएगा, उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद है। अगर आप चाहे ओ नहीं लिखना चाहते एन लिख दें, और एन नहीं लिखना चाहते तो उससे डिटर्मिनेंट लगा दें, दोनों बार लगा दें। तो तीनों ही सिंबल है, सबसे ज़्यादा यूज होता है ओ। क्लियर? में भी ज़्यादा ये यूज़ करता हूँ। बाकी आगे यूज टू डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट है। सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं सिर्फ उसको बताने के लिए सिंबल यूज किया जाता है। अब दो मेन बातें शुरू होने जा रही है। एक तो हमारे पास सम प्रिंसिपल है काउंटिंग का, और एक प्रोडक्ट प्रिंसिपल है जिसको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल भी कहते हैं। क्लियर? इनको समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। अगर ये अभी समझ में नहीं आए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है स्टूडेंट। क्लियर है? ज़्यादा बातें नहीं करूँगा आज, सिर्फ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा, बस ये पढ़ा के उसके बाद में क्वेश्चंस की तरफ लेके जाऊँगा, और क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि आगे कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। चले भाई, सबसे पहले शुरू होता है सम प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये क्या बोलता है सर? ये बोलता है अगर ए और बी कोई भी दो सेट्स हैं, देखिए इसके अंदर उसने कंडीशन नहीं रखी। इसने हमें ये नहीं बोला कि ए और बी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, नहीं। इसने बोला कुछ भी हो सकते हैं, ए सेट कुछ भी हो सकता है, बी सेट कुछ भी हो सकता है। तो ए और बी कोई भी दो सेट्स हो सकते हैं। देन फिर क्या होगा? तो वो बोल रहे हैं सम प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमसे ये कहता है, यहां पर ओ लगाया है, मतलब ए यूनियन बी के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे उसकी काउंटिंग के बारे में बता रहा है। उसके एलिमेंट्स कितने हैं उसके अंदर ये बता रहा है। ओ ए मतलब ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, बी मतलब बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, और ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है। मुझे पता है ये बात किसी को भी समझ में नहीं आएगी, तो टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं हूं ना, समझाऊंगा। चले भाई, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये याद आ गया, याद कर लिया। चले अब सपोज कर लेता हूं एक ए सेट, सपोज कर ले एक ए सेट है हमारे पास। क्लियर? अब इस ए सेट के अंदर हम लोग बोलते हैं, देखिए इसको समझने का आसान तरीका कुछ एग्जाम्पल से समझे। देखिए स्टूडेंट, मैं ए सेट के अंदर मैं मान लेता हूँ दो शर्ट्स है मेरे पास। कितनी शर्ट है? दो शर्ट्स। पहली शर्ट को मैंने बोल दिया T1, दूसरी शर्ट को मैंने बोल दिया T2। क्लियर? और बी वाले सेट के अंदर मैंने क्या लिखूंगा? मैं मान लेता हूँ 3 पैंट्स है मेरे पास। कितनी पैंट्स है? 3। तो मैं एक पैंट की आ गई P1, दूसरी पैंट की आ गई P2, तीसरी पैंट की आ गई P3। क्लियर? कोई मसला? अब इनका ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी में क्या होता है? आप बोलेंगे सर ए यूनियन बी में तो क्या होता है, जो भी होती है सिर्फ अरे सिंपल लिख देते हैं हम लोग। तो क्या लिखूंगा? T1, T2, P1, P2, P3 लिख दिया। ए इंटरसेक्शन भी निकालें। आपको पता है ए इंटरसेक्शन भी क्या होता है? दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन होती है उस चीज को लिखा जाता है।
अगर आप ए सेट के अंदर देखें और बी सेट के अंदर देखें कुछ कॉमन है, आप बोलेंगे सर नहीं, ये शर्ट्स की बात है और ये पैंट की बात है, ये तो दोनों अलग अलग चीजें, कुछ भी सेम नहीं है। और जब कुछ भी सेम नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, एक नल सेट आएगा, कोई मसला नहीं है। चले भाई, अब आपको पता है इसका हमें क्या करना है, इसका तो हमें कुछ नहीं कर रहा है, हमें तो असल में इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है ना उससे का लेना देना हमारे को, क्लियर। तो मैं क्या करूंगा, अगर ए सेट है तो मैं क्या लिखूंगा उसके, अगर मुझे एलिमेंट्स को लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, ओ ए। कितने एलिमेंट्स है, 2, तो मैं लिखूंगा ओ ए हमारे पास क्या है, 2 है। ओ सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने, 2 है। और ओ बी सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने, 1 2 3, तो ये ओ बी सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने आ गए, 3। ओ ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, मतलब ओ तो सिर्फ काउंटिंग के लिए लगाया जा रहा है, एलिमेंट्स की तादाद बताने के लिए कितने, 1 2 3 4 5। और ओ इंटरसेक्शन भी कितना है, ओ इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या है, 0, कुछ भी नहीं है। अब अगर आप देखें इसके मुताबिक जो ए यूनियन बी है, मतलब ए यूनियन बी का जो हम एलिमेंट्स है वो किसके बराबर आएंगे, वो बराबर आएंगे ओ ए। ओ ए हमारे पास कितने हैं, 2 प्लस ओ बी कितने हमारे पास, 3, और ए इंटरसेक्शन भी क्या है, वो तो 0 है, तो इसका मतलब किसके बराबर आ गया, 5 के। समझ में आई, ये सम प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। लेकिन एक बात नोट की आपने, इसके अंदर ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, तो उसके लिए ये है। लेकिन अभी के जो मैंने एग्जांपल ली उसके अंदर ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट है। ये जो ए सेट और बी सेट है क्या है, डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट का मतलब ये है कि ए और बी में कुछ भी सेम नहीं है, डिसजॉइंट है, ये मिले हुए नहीं है। तो इस डिसजॉइंट सेट के लिए इस सम प्रिंसिपल को हम पता है कैसे लिख सकते हैं, मतलब इस केस के लिए। और आपने नोट करा, इस बात को मैं आपको बड़ी मजेदार तरीके से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करें स्टूडेंट, हमारे पास 3 क्या है। अब देखें एक और चीज बता दूं, आप यहां पर सम प्रिंसिपल को लगाएंगे कहां पर, याद रखिएगा जहां पर जो काम है साइमल्टेनियसली एक साथ ना हो रहा हो, एक साथ ना हो रहा हो। जैसा कि अगर बोला जाए कि हमारे पास 3 शर्ट्स है, सॉरी 2 शर्ट्स हैं और 3 पैंट्स हैं, तो बोल रहे हैं कि हम इन 2 शर्ट्स और 3 पैंट्स को, 2 शर्ट और 3 पैंट्स को कितने तरीके से पहन सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे। तो भाई देखिए स्टूडेंट, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, सिंपल पहनने को छोड़े अरेंज कितने तरीके कर सकते हैं। तो अब यहां पर इनके वर्ड पे गौर करें, तो वो बोल रहे हैं 2 शर्ट्स और कितनी पैंट्स, 3 पैंट्स। तो आप यहां वर्ड पे गौर करें तो ये और आ रहा है, तो जब भी और आता है तो आप सिंपल सम प्रिंसिपल लगाएंगे। सम प्रिंसिपल के मुताबिक आप इन दोनों को सिर्फ क्या करेंगे, ऐड करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये शर्ट्स हैं और ये पैंट्स हैं, इनका कोई आपस में क्या डिसजॉइंट सेट्स होंगे। और डिसजॉइंट सेट के लिए हमारे पास सम प्रिंसिपल पता है क्या बनता है, सम प्रिंसिपल फॉर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट मतलब ऐसे सेट जो सेम ना हो। क्लियर है, तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। तो उसके लिए सम प्रिंसिपल क्या होगा, उसके लिए होगा कि ए यूनियन बी बराबर होगा किसके, ओ ए प्लस ओ बी के। सिंपल, आप क्या करेंगे, ओ ए के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे और ओ बी के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनको ऐड कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन आपको पता है ज्यादा यूज होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल या प्रोडक्ट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का, इसका बहुत ज्यादा यूज है। अब आइए जरा इसको समझते हैं। स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ए और बी आर एनी टू सेट्स, मतलब इनके मुताबिक भी आप कोई भी ए या बी सेट को कोई भी ले लें भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है। एंड उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए मल्टीप्लाई बाय बी, मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस क्या होगा वो इसके मुताबिक देखें। फॉर एग्जांपल हमारे पास ओ ए डॉट बी था, मतलब ए ओ तो हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो हमें एलिमेंट्स की तादाद बताएगा। हमने ए सेट को बी से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो बराबर किसके आएगा, ओ ए इंटू ओ बी के। मतलब ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे और ओ बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनको मल्टीप्लाई कराने के बाद हमें मिल जाएगा ओ ए डॉट बी, मतलब ए डॉट बी के अंदर जो इतने एलिमेंट्स होंगे। ये बताने की कोशिश की गई है। अब सर ऐसे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, सच बात है, ऐसे आपको शायद समझ में ना आए और इस बात को आप लोग इनफाइनाइट तक भी लिख सकते हैं। यहाँ तो मैंने क्या करा है, यहाँ तो मैंने अपने मुताबिक 2 सेट लिए। जरूरी थोड़ी है हमेशा 2 ही सेट हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं,
तो आप उसके लिए अरेंज करेंगे। आप अगर सी होता एक सेट तो मैं क्या लिखता, ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर डी होता, डी भी होता तो ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, चलता रहता। इस तरीके से ऐड करते जाते हैं, इनफाइनाइट तक भी ले जा सकते हैं। कोई रोकथाम नहीं है कि सिर्फ 2 ही साइड लेंगे, नहीं, बहुत सारे साइड भी ले सकते हैं। क्लियर। अब इसको ऊपर फोकस करें ना जरा। तो भाई देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको इस तरीके से समझते हैं, वही वाली एग्जांपल रखता हूं। हमसे हमारे पास क्या है कि हमारे पास 2 शर्ट्स हैं एंड बोल रहा हूं, देखिए एंड, और उसके बाद क्या है 3 पैंट्स हैं। अब मेरे को क्या करना है, 2 शर्ट्स और 2 पैंट्स को अरेंजमेंट करनी है। अब यहाँ पर एंड का मतलब ये है कि मैं ये जो काम करूंगा साथ करूंगा। मतलब ये कि मेरे पास 2 शर्ट्स हैं, रख दी, 3 पैंट्स देख ली। अब मुझे देखना है कि मैं इनको कितने तरीकों से पहनूंगा। अब यहाँ पर मैं एक शर्ट और एक पैंट लाजमी पहनूंगा ना, ऐसा तो नहीं सिर्फ शर्ट की बात कर रहा है, नहीं, वो बोला शर्ट और पैंट, मतलब एक वक्त के अंदर एक शर्ट पहनूंगा और एक पैंट पहन सकता हूँ। सबको पता है, तो एक वक्त में एक शर्ट पहनेंगे और एक पैंट पहनेंगे, ऐसा ही है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। तो एंड लगाए, तो एंड का मतलब एक वक्त में एक शर्ट एक पैंट पहनेंगे। तो भाई देखें कि हमारे पास 2 शर्ट्स हैं, तो अगर ये एक शर्ट को मैं P1 बोल दूं, सॉरी एक शर्ट को मैं S1 बोल दूं, दूसरी शर्ट को S2 बोल दूं, और पैंट को क्या बोल दूं P1, दूसरी पैंट को P2, तीसरी पैंट को P3। क्लियर। अब मैं क्या कर सकता हूं, या तो मैं एक शर्ट पहनूं S1 पहन ली और उसके साथ P1 वाली पैंट पहन लूं, या तो मैं S1 वाली शर्ट ही पहनूं और उसके साथ P2 वाली पैंट पहन लूं, या तो मैं S1 वाली शर्ट ही पहनूं और उसके साथ P3 वाली पैंट पहन लूं। एक तो ये हो गई, अरेंजमेंट हो गई। दूसरा क्या है कि मैं S2 वाली शर्ट पहनूं और P1 वाली पैंट पहनूं, S2 वाली शर्ट पहनूं और P2 वाली पैंट पहनूं, और S2 वाली शर्ट पहनूं और P3 वाली पैंट पहनूं। तो इसको गिन लें, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 तरीके से मैं पहन सकूंगा। तो प्रोडक्ट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलता है हमसे, वो बोलता है कि जितनी पैंट शर्ट है उसको लिखो, जितनी पैंट्स है उसको लिखो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। असल में ये बात समझानी थी। क्लियर है, कोई मसला यहाँ तक नहीं है। और यहाँ पे भी यहाँ लिखा हुआ है इफ एन ऑपरेशन परफॉर्म्ड, अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म्ड किया जा रहा हो इन आर डिस्टिंक्ट वेज, मतलब आर खास तरीकों से, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है खास, डिस्टिंक्ट वेज में, एंड करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दिस वेज देयर आर एस डिस्टिंक्ट, और उसी काम को करने के हमारे पास क्या है, एस डिस्टिंक्ट वेज है ऑफ परफॉर्मिंग अ सेकेंड ऑपरेशन, दूसरे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या है, एस डिस्टिंक्ट वेज है, और पहले ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आर डिस्टिंक्ट वेज है। तो हमें बताएं देन 2 कंसेक्यूटिव ऑपरेशंस, मतलब 2 ऑपरेशन को साथ करने के लिए, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, तो देन 2 कंसेक्यूटिव ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म टुगेदर, और एक साथ इन 2 लगातार आने वाले ऑपरेशन को कैसे किया जाएगा, इन आर एस डिस्टिंक्ट वेज के अंदर। मतलब क्या करेंगे, आर वाले बेस जो होंगे उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे एस वाले बेस से, तो हमारे को उसके अंदर हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है, कोई मसला इंशाल्लाह नहीं हुआ ना। तो आए अब देखिए, ये जो परमुटेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वही सबसे अच्छा आपको कॉन्सेप्ट देंगे। उनको यूज़ करके सवालों को जितना ज़्यादा मैं आपको करवाऊंगा ना, आपका कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा ही मजबूत होगा स्टूडेंट, ये बात अपने जहन में बिठा लें। ऐसे अगर मैं समझाया, सिर्फ मैंने आपको ऊपर की नॉलेज दी है, और इससे अगर आप चाहते हैं अच्छे तरीके से गेट करना चाहते हैं, तो मैं अभी आपको इंशाल्लाह सवाल शुरू करवा रहा हूँ। उस सवालों को देखिएगा किस तरीके से कर रहे हैं, और जितने ज़्यादा सवाल होंगे, जितनी ज़्यादा कंडीशंस होगी, उसको समझना भी उतना ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे कि अभी एक एग्जांपल दी तो थोड़ी नॉलेज आई, अब हम और एग्जांपल्स जैसे सवालात होंगे उनको करेंगे, तो और ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट को समझने के हमारे लिए क्या होगी, आसानी होगी। जब भी कोई नई चीज़ पढ़ते हैं तो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन आसान बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस को हमें डील करना पड़ेगा, ताकि हम इसको समझ सकें ईजीली। तो इंशाल्लाह मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चंस, तो आप इसको नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुकी है बुक की सेकंड एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने नहीं कराई, आपको बस बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल में हमसे बोल रहे हैं कि ये हमारे पास एक ए पॉइंट है, क्या है, एक ए पॉइंट, और ये हमारे पास एक बी पॉइंट, और एक ये हमारे पास है सी पॉइंट। क्लियर है, चले भाई, बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के, एक रास्ता यह गया, दूसरा रास्ता यह गया, तीसरा रास्ता यह गया,
और चौथा रास्ता ये आ गया। तो अगर हमारे पास, सॉरी अभी तो 3 ही हुए ना, हाँ से ये भी तो है, चले भाई। तो हमारे पास अगर ए से बी जाने के 4 रास्ते हैं, सुनते जाइएगा, और बी से सी जाने के हमारे पास 3 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 3। तो हमें बताएं ए से सी जाने के कितने रास्ते हो गए, लेकिन आपको बी से गुजरना पड़ेगा। वो क्या बोल रहा है? ए से सी जाने के कितने रास्ते हो गए, लेकिन बी से गुजरना पड़ेगा, ये सवाल है। अब अगर आप ये देखें तो ए से सी जाने के लिए बी से गुजरना पड़ेगा, और ये दोनों काम साथ करने पड़ेंगे। मतलब ए से बी जाना पड़ेगा पहले, उसके बाद बी से सी जा पाएंगे। ऐसे ही जब हम ए से सी पहुंच पाएंगे। और हमसे पूछ रहा है ए से सी जाने के कितने तरीके होंगे, वेज होंगे। चलें आइए ज़रा इसके बारे में सोचते हैं। सबसे पहले मुझे बताएं कि यहाँ पर एडिशन प्रिंसिपल लगेगा या काउंटिंग का या प्रोडक्ट प्रिंसिपल। तो आप बोलेंगे सर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ए से सी जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें ए से बी जाएंगे, चले गए। मैंने क्या किया? ए से बी जाने वाले रास्ते को मैंने बोल दिया ये वाले P1, ये वाला P2, ये वाला P3 और ये आ गया P4। क्लियर है? मैंने क्या किया? ए से बी जाने के लिए P1 वाला रूट सिलेक्ट कर लिया। चले भाई, मैं ए से बी चले गया P1 वाले रूट से, लेकिन अब मैं बी वाले पॉइंट पर आ चुका हूं। अब मेरे पास 3 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि मैं यहां से चले आऊं, इस वाले रास्ते को मैं बोल देता हूं R1, इस वाले रास्ते को मैं बोलता हूं R2 और इस वाले रास्ते को मैं बोल देता हूं R3। तो मैं ए से बी चले गया P1 वाले रूट से। अब मेरे पास बी पॉइंट पाने के बाद 3 रास्ते हैं, या तो मैं R1 से चले आऊं, या तो मैं R2 से चले जाऊं, या तो मैं R3 से चले आऊं। इसका मतलब मैं कि P1 में जाने के बाद मैं चाहता हूं R1 में भी जा सकता हूं, मैं चाहूँ P1 रास्ते से जाने के बाद R2 में भी जा सकता हूं, और P1 वाले रास्ते में जाने के बाद R3 से भी जा सकता हूं। और इसी तरीके से अगर मैं P2 वाले रास्ते से जाता तो P2 रास्ते से जाने के बाद भी मेरे पास 3 ही तरीके होते बी से सी जाने वाले के रास्ते में। कौन से? या तो मैं P2 वाले रास्ते से निकलने के बाद या तो मैं R1 से चले जाऊं, या तो मैं P2 वाले रास्ते से गुजरने के बाद R2 से चले जाऊं, या तो मैं P2 वाले रास्ते से निकलने के बाद R3 से चले जाऊं। ये हो गया। और इसी तरीके से इसका भी यही होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम चाहें कितने तरीकों से जा सकते हैं तो बहुत आसान है। आप क्या करेंगे? ए से बी जाने के कितने रास्ते हैं? 4। तो मैं लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय बी से सी जाने के कितने रास्ते? 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट कि आप 12 तरीकों से जा सकते हैं। क्लियर है? कितना मुश्किल काम था? मुश्किल तो नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। चले भाई, इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखें इस एग्जाम्पल नंबर 2 में हमसे बोल रहे हैं क्या, मेरा ज़रा ये तो बताएं कि हाउ मेनी पॉजिटिव ऑड नंबर्स ईच हैविंग 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स का बनाना पड़ेगा, कैन बी फॉर्म द डिजिट्स, और इन ही नंबर से बनाना है आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 को यूज करके। इफ नो डिजिट इज टू बी रिपीटेड। अब यहाँ एक मेन बात है, इन्होंने बोला है जो डिजिट एक दफा इस्तेमाल मतलब आ जाए उसे वापस नहीं ला सकते, मतलब इसको वापस यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 113। मैं सवाल ये मेरे जहन में आता है कि सर आप ये पूछेंगे, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये एक ऑड नंबर है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल ये एक ऑड नंबर है। कैसे पता चला? आप बोलेंगे कि ये वाली प्लेस जो है ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस होती है ना, और ये होती है 100 प्लेस। हाँ, यूनिट 10 100 1000 ऐसे चलते हैं। बिल्कुल। हमें कहाँ से पता चला? हमें पता चला कि ये ऑड नंबर क्यों है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे अगर देखें तो जो नंबर जो डिजिट आ रहा है यूनिट प्लेस पर जो डिजिट आ रहा है वो क्या है? एक ऑड नंबर है, ऑड डिजिट है, मतलब 3। क्लियर? तो इससे पता चला कि जो पूरा नंबर है असल में क्या बन गया? ऑड नंबर, और ये पॉजिटिव ऑड नंबर। क्लियर? लेकिन आपके दिमाग में ख्याल है सर ये क्या बता रहे हैं? आइए जरा मैं आपको बताता हूँ। इसके मुताबिक रिपीट नहीं होना चाहिए कोई डिजिट। अगर आप इसके अंदर गौर करें, ये ऑड नंबर तो है लेकिन इसके अंदर 1 एक दफा आ चुका था, एक और दफा आ गया, मतलब 1 वापस रिपीट हो गया, जिस वजह से वो ये हमें नहीं बोल रहा ऐसे डिजिट्स बनाने का, वो हमें नहीं बोल रहा, वो हमसे बोल रहा है ऐसे डिजिट्स बनाने का, और इन नंबर को लेना है, इन डिजिट्स को इस्तेमाल करके ऐसा नंबर बनाने का बोल रहा है कि वो पॉजिटिव ऑड नंबर हो, और हम कितने तरीके से बना सकते हैं। तो अब सुनिएगा बात को।
सुनने का बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर समझ में नहीं आई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है स्टूडेंट आगे। चले भाई, देखिए भाई, सबसे पहले तो उसने क्या बोला, 3 डिजिट्स बनाने ना, तो पहली डिजिट की प्लेस, दूसरी प्लेस और ये तीसरी प्लेस। अब ये पहली वाली प्लेस किसकी होगी, यूनिट, दूसरी क्या होगी, यूनिट 10th और ये आ गया 100। हमें पता है अगर हम कोई भी ऑड नंबर बनाना चाहते हैं तो यूनिट की प्लेस पे कोई ऑड डिजिट ही आना चाहिए। तो ऑड डिजिट ऑड नंबर कौन से हैं, 1 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है। इसका मतलब ये है कि यूनिट की प्लेस पे कितने नंबर आ सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर 1 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, मतलब इन तीनों में से कोई एक ही आएगा एक वक्त के अंदर। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर इस यूनिट प्लेस पर 3 डिजिट्स आ सकते हैं, या तो 1 आ जाएगा, या तो 3 आ जाएगा, या तो 5 आ जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताएं, एक वक्त में एक ही डिजिट आएगा ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, या तो एक वक्त में 1 लिख सकता हूँ, या तो एक वक्त में 3 लिख सकता हूँ, या तो एक वक्त में 5। लेकिन आ कौन सकते हैं, तीनों ही आ सकते हैं, इसके अलावा कोई और आ सकता है, नहीं आ सकता। चलिए भाई, अब बढ़ते हैं 10th प्लेस के ऊपर। सर यहाँ कौन आ सकता है, अब सुनते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम यूनिट के बाद जा रहे हैं 10th की प्लेस के ऊपर, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। आप बोलेंगे सर जा रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, यूनिट पे आप कोई ना कोई डिजिट पुट करने के बाद ही आगे बढ़ रहे होंगे, ऐसा ही है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, यूनिट की प्लेस के ऊपर कुछ हमने डिजिट रखा है एक, उसके बाद ही हम आगे बढ़े। तो इसका मतलब है हमने 1, 3 या 5 ऑड नंबर बनाने के लिए 1, 3 या 5 यूनिट प्लेस पे हम रख के आगे निकले होंगे। सपोज कर लें कि मैंने यूनिट की प्लेस के ऊपर 3 को रख दिया, मतलब एक डिजिट को रख चुका हूं मैं, एक डिजिट रख चुका हूं। टोटल डिजिट्स कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 में से एक तो मैंने यहां रख दिया, बचे कितने, 5। कितने बचे, 5। अब इन पांचों के पांचों सेकंड प्लेस पे आ सकते हैं। आप बोलेंगे सर सेकंड प्लेस के लिए, मतलब 10th प्लेस के लिए कोई भी मना नहीं है, कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट्स आ सकता है, लेकिन वो डिजिट नहीं आएगा जो यहां पर रखा गया है। मतलब अगर यहां पर यूनिट की प्लेस पर अगर 3 रख दिया गया, तो अब 10th की प्लेस पे 3 वापस नहीं आ सकता, जिस वजह से हम 3 को काट देंगे। अगर 3 को रख दिया तो बाकी कितने बचे, 1 बच गया, 2 बच गया, 4 बच गया, 5 बच गया, 6, मतलब 5 डिजिट्स बाकी हैं। तो यहां पर मैं 5 लिख दूंगा कि यहां पर कितने आ सकते हैं, 10th की प्लेस पे पांचों में से कोई भी एक डिजिट आ सकता है। चले भाई, ये भी हो गया। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट 100 की प्लेस के ऊपर। अब यहां पे क्या होगा सर, सुनते जाइएगा बात को। यहां पर 3 में से एक डिजिट आ चुका है, कोई भी पुट कर दीजिएगा 1 3 5 में से। यहां पर एक और डिजिट आ चुका है, तो यहां भी एक प्लेस हो चुका है, क्योंकि रिपीट तो करना नहीं है। तो यहां जो डिजिट आया होगा उसके अलावा यहां पर आएगा। अब जो आखिरी प्लेस बचा है उसके लिए कितने डिजिट्स आ सकते हैं। सपोज करें पहली वाली प्लेस के ऊपर 1 3 5 में से एक डिजिट आ गया, सेकंड वाली प्लेस में से 1 2 3 5 4 5 में किसमें भी 5 में से, क्योंकि एक डिजिट यहाँ आ चुका है तो 5 बचेगा, पांचों में से एक और आ गया। अब कितने बचे, अब तो 4 बचे ना, अब 4 डिजिट्स बचेंगे, और इन 4 डिजिट्स में से कोई भी आ सकता है 100 की प्लेस के ऊपर। तो मैं यहाँ लिखूंगा 4। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर ले तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो 4 5 जा 20 और 20 3 जा 60। तो ये हो जाएगा हमारे पास कि हमारे पास 60 तरीके होंगे। समझ में आई ना बात। अब आए जरा इसको मैं आपको थोड़ा सा दिमाग आपका खुलवाता हूं ताकि आप समझ सके मेरी बात को। शायद किसी को शायद समझ में ना आई हो, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है समझाना। अगर इस तरीके से आप लोगों का दिमाग काम करना शुरू कर देगा तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझे तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 60 वेज का मतलब ये है, एक डिजिट तो हम ये बना सकते हैं 1 2 3, ये एक नंबर बन गया पूरा। एक नंबर तो मैं ये बना सकता हूँ 1 3 5, ये एक नंबर बन सकता है। इसके बाद एक नंबर क्या बन सकता है 1 3 और सही, अब यहाँ लगा देता हूँ 2 3 1, एक नंबर ये बन सकता है। तो इसी तरीके से 60 नंबर और बन सकते हैं भाई। इसी तरीके से इसको मिला के 60 नंबर और बन सकते हैं। और ऐसे नंबर्स होंगे जिसके अंदर डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे होंगे, जैसे कि 1 एक दफा आ गया तो नहीं आएगा, 2 रिपीट नहीं, 3, इस पूरे नंबर के अंदर कोई भी डिजिट रिपीट हुआ नहीं, इस नंबर के अंदर कोई भी डिजिट रिपीट हुआ नहीं, इस नंबर के अंदर कोई भी डिजिट रिपीट हुआ नहीं। तो इसी तरीके के 60 नंबर्स आएंगे, 60 नंबर बना सकते हैं जिसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा। इसका मतलब ये है। समझ में आई ना बात, कोई मसला नहीं है। चलें
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सो यहाँ स्टूडेंट्स मैं सिर्फ आज आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 तक ही कराऊंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से लगातार क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको पता है परमुटेशन। अब परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नोट करें इसको। एनपीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल। क्लियर है, कोई मसला यहाँ तक? अब ये क्यों होता है तो इसकी वजह जाननी है तो इंशाल्लाह वीडियो अपलोड होगी, लेकिन टाइम लगेगा उसको अपलोड होने में, क्योंकि अभी मैं कोर्स कंप्लीट करवाने में लगा हूँ। क्लियर है, यहाँ तक की बात क्लियर। अब यहाँ पर n क्या होगा, ये r क्या होगा, तो भाई देखिए स्टूडेंट, सपोज करें हमारे पास 5 चेयर्स हैं। कितनी चेयर्स है? 5। अब 5 चेयर्स पे बिठाने के 3 लोगों को कितने तरीके होंगे? तो यहाँ पर n कौन बनेगा? n बनेगा, कितनी कुर्सियाँ थी? 5, और उसमें बिठाने का कितने? बिठाने 3 है, तो हम यहाँ n 5 लिखेंगे और 5 में से हमें सिर्फ 3 लोगों को बिठाना है। तो उस 5 कुर्सियों में 3 लोगों को बिठाने के कितने तरीके होंगे, तो वो हमें NPR बताएगा। और NPR किसके बराबर है? असल में n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस के r के फैक्टोरियल के। तो इसकी कैलकुलेशन आनी चाहिए, क्योंकि हम इसको आगे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है, तो इसको सिंप्लीफाई करना हमें आना चाहिए, जिस वजह से ये बेसिक क्वेश्चंस जो आपको करवाने जा रहा हूँ। क्लियर, चले भाई, सबसे पहले हम इवेल्युएट कर लेते हैं किसको? 20p3 को। तो यहाँ पर लिखेंगे किसको? 20p3। अब यहाँ हमें पता है कि किसके बराबर होगा, या शो करा देंगे कि हमें पता है कि NPR बराबर होता है किसके? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r के फैक्टोरियल के। क्लियर, कोई मसला यहाँ तक नहीं है? चले भाई, तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 20p3 को कैसे लिख सकते हैं? n की जगह क्या आ जाएगा? 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n की जगह क्या आ जाएगा? 20 माइनस r की जगह क्या आ जाएगा? 3, और इसका क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल। 20 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर सकते हैं, तो हम किस तरीके करेंगे? 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 17, और यहाँ लगा दूंगा फैक्टोरियल। क्यों लगा रहा हूँ इसकी वजह आप जानते ही होंगे। 20 में से 3 गए, कितने बचेंगे? 17 फैक्टोरियल। 17 फैक्टोरियल से 17 फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास 20p3 किसके बराबर आ जाएगा? तो कैलकुलेटर उठाएं और मल्टीप्लाई कर दें। 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये क्या हो जाएगा? 6840। तो ये क्या आ जाएगा? 6840 वेज होंगे। क्या होंगे? वेज। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? आंसर आ गया। कोई मसला यहाँ तक नहीं है? चले, वैसे हमारा सवाल में तो सिर्फ काम ही करना था, तो आप वेज ना लिखें तो अच्छा ही रहेगा। चलें आगे बढ़े, फटाफट इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद सवाल को एक दफ़ा उतार लेंगे। 16p4 हम सब जानते हैं कि NPR बराबर होगा किसके? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस के r के फैक्टोरियल के बराबर होगा। क्लियर, चले भाई, तो हमारे पास 16p4 बराबर किसके आ जाएगा? 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 16 माइनस के 4 के फैक्टोरियल के। इसको एक्सपेंड करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13, और 16 में से 4 गया तो 11 पे जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 11, और ये आ गया फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 16 में से 4 गए 11 बचेंगे, सॉरी 16 में से 4 गए तो 12 बचेंगे, तो ये आ जाएगा 12 फैक्टोरियल। तो मुझे असल में यहाँ तक रोकना था, 12 फैक्टोरियल पे रोकना है, कोई मसला नहीं। 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास सिंपल इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या हो जाएगा? 16 इट विल बिकम 43680। चलें भाई, ये आंसर आ गया। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है? 16p4 की। अब अगर इसको देखें तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे? 12p5, और यहाँ पे हम जानते हैं कि NPR बराबर होता है किसके? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस के r के फैक्टोरियल के। कोई मसला नहीं है। चले भाई, अब क्या हो जाएगा? तो हम लिखेंगे 12p5 किसके बराबर आ जाएगा? 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 माइनस के 5 का फैक्टोरियल के। तो आगे ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8। पहले 12 में से 5 को करें माइनस, कितना बचेगा? 7। तो मतलब 7 तक इसको लिखना पड़ेगा, 7। अब फैक्टोरियल लगा के से क्या कर दूंगा? रोक दूंगा।
अब डिनोमिनेटर की बात करें तो 12 में से 5 का कितने बचे 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बिकम 95040। ये आ गया आंसर। क्या आया है हमारे पास, असल में आया 12P5। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्या करें सर, बिल्कुल बताऊंगा इसका क्या करना है। अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई दे लिखा हुआ तो आपको पता क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको लिख देना है और उसको आप क्या लिखेंगे 8 3,2 ब्रैकेट लगाएं। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल के बराबर होगा। क्लियर। सिंपल सी बात है, इसको एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में देखो तो क्या है 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल, और 2 फैक्टोरियल असल में क्या होता है 2 ही होता है, तो क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो बाकी जो बचे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 4। तो आंसर विल बी द 3360। कोई मसला यहाँ तक नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखें तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद इसको एक दफ़ा उतारेंगे 9 2 3 4, तो किसके बराबर होगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल के। चले भाई अब क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा 2 के बराबर होगा मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल के। क्लियर। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 फैक्टोरियल। तो इसको एक्सपेंड करता हूँ और एक मिनट रुक जाए। देखें 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, कोई मसला नहीं। चले और 3 ऊपर क्या बचा 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और डिनोमिनेटर की बात करें तो 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, ऐसे ही लिख सकता हूँ ना। चलें तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 3 से 3 कैंसिल, तो बचा कौन, ऊपर सब जो बचा है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर विल बी द 1260। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बताएं कितना मुश्किल है कैलकुलेशंस। इंशाल्लाह समझ में आ गया किस तरीके से आप लोगों को इनकी कैलकुलेशंस करनी, इवेल्युएट करना है। क्लियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। ये तो सिर्फ आपको कुछ समझाना था, जिस वजह से वीडियो लंबी हुई है। मैं चाहता तो डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मैंने बोला थोड़ा आइडिया तो आप लोगों को दे दूँ ना कि काउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, तो उसके बारे में मैंने आपको आइडिया दिया है। इंशाल्लाह जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को कि सर बहुत मुश्किल है, नहीं। पहले मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था, सीधी और सच्ची बात बताऊं तो मैंने भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी, बहुत ज़्यादा। जब भी मैं समझ नहीं पाया था इसको बहुत मुश्किल से, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बहुत आसान बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को सही तरीके से देखना है, स्किप नहीं करना है। क्लियर है। तो आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।